किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। ये आज का दिन जो आपको किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है। इसे जाया मत करो, बर्बाद मत करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 12 इतिहास विषय में फर्स्ट चैप्टर का इंटे मन के रता अस्तिया, और इसमें हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है अध्ययन कर रहे थे। और आज की इस क्लास, ये जो है फर्स्ट चैप्टर की अंतिम क्लास है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बनते हैं। सबसे पहला है, उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां किसे कहा जाता है? उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, यानी कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, उसके बाद वहां पर जो पुरावस्तुएं और बस्तियां मिली है वो मतलब एकदम शहरी बस्तियां नहीं थी, यानी ग्रामीण जीवन शैली की संस्कृतियां थी। बाद में शहरी जो नगरीय सभ्यता थी उसका धीरे धीरे पतन होने लग गया, और ग्रामीण जीवन शैली का संकेत करती है ये पुरावस्तुएं और बस्तियां, जिसे हम कहते हैं उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों सहित प्राप्त हुए हैं? यानी 16 लोगों की जो डेड बॉडी है, उनके जो अस्थि पंजर हैं वो आभूषणों सहित मिले हैं। यानी कि हमने ये भी पढ़ा था कि समाधान जो मिले हैं हमें कब्रगाह में, उनके साथ जो है आभूषण भी दफनाए जाते थे। मृतकों के साथ आभूषण भी दफनाए जाते थे। तो 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों के साथ जो है कहां पर प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। जैसे ये एक अस्थि पंजर आपके सामने दिख रहा होगा, ये समाधान है, लेटा हुआ दिखाया गया है। ये एक मातृ देवी की मूर्ति है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और ये एक मोहर है जिसे नाम दिया गया है आद्य शिव, यानी प्राचीन शिव की एक मोहर, जिसमें ये भगवान शिव का जो आरंभिक रूप है इसे माना जाता है हिंदू। ये शिव जी जिसे पशुपति की मोहर या तांत्रिक की मोहर भी कहा जाता है। मोहर एक एक तरफ से थोड़ी सी खंडित है, और इस पर जो है जानवरों के चित्र यहाँ दर्शाए गए हैं। कुछ लिपि के अक्षर ऊपर लिखे हुए हैं, इसके बारे में हम जो है आगे देखने वाले हैं। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा प्रमुख पुस्तकों के नाम। जॉन मॉर्सल की यह पुस्तक है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। दो तीन बुक्स की हमने पहले भी चर्चा की थी। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, ये अर्नेस्ट मैके की पुस्तक है। और अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये भी किसकी पुस्तक है? अर्नेस्ट मैके की। दोनों पुस्तकों का ध्यान रखना, अर्नेस्ट मैके की। और अभी की जो पुस्तक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये जॉन मार्शल की पुस्तक है। जब 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, उस समय के जो डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक विभाग के, उस समय जॉन मार्शल ही थे। बात करते हैं 1947, जब देश आजाद हुआ था, तो आजादी के समय भारतीय पुरातात्विक संरक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक के पद पर उस समय कौन थे? तो वो कौन थे आपके? वाहिलर। नाम सुना होगा वाहिलर का। उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो आजादी के समय महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल थे, वो कौन थे? वाहिलर थे। वाहिलर, नाम ध्यान रखिएगा, वाहिलर। आजादी के समय कौन थे? वाहिलर। भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? पता है आपको? ऋग्वेद। 4 वेद हैं जिसमें से जो पहला वेद है वो ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है। पुर, पुर शब्द का क्या अर्थ होता है? प्राचीर, किला या गढ़। किले के चारों ओर जो दीवार होती है उसको पुर बोल सकते हैं, प्राचीर। किले को बोल सकते हैं, और गढ़ जो होता है उसको बोलते हैं पुर। पुर शब्द का अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। ऋग्वेद में इंद्र किसको कहा गया है? इंद्र को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, गढ़ विध्वंसक कहा गया है, आर्यों के युद्ध के देवता कहा गया है, यानी किलों को नष्ट करने वाला पुरंदर, गढ़ विध्वंसक, दुर्गों को जो है विध्वंस करने वाला इनका, और युद्ध के देवता जो है कहा गया है ऋग्वेद में इंद्र भगवान को, आर्यों के युद्ध के देवता। तो सभी जो है उत्तर सही होगा, इसका आंसर होगा डी। इसके बाद में है, किस पुरातत्वविद ने कहा था कि मोहनजोदड़ो स्तर पर मिले सभी अस्थि पंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे? यानी कि अभी हमने जो 16 अस्थि पंजर देखे थे, उनमें से जो 7 में आभूषण मिले हैं मोहनजोदड़ो पर, तो वो ऐसा माना जाता है कि वो सभी क्या थे? एक ही काल के थे। लेकिन एक आया है पुरातत्वविद जॉर्ज डेल्स, इसने कहा है कि मोहनजोदड़ो पर ये जो 16 अस्थि पंजर मिले हैं आभूषणों के साथ, ये एक ही काल से संबंध नहीं थे। कुछ उत्तर हड़प्पई काल के हैं, तो कुछ विकसित टाइम पीरियड के हैं, तो कुछ आपके प्रारंभिक जो हड़प्पा सभ्यता है उस समय के हैं।
तो एक ही समय एक ही काल से संबंधित नहीं है इनका, मतलब ये अलग अलग टाइम पीरियड के रहे हैं, ऐसा कहा है जॉर्ज डेल्स ने। एक पुस्तक और है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो, ये इनकी पुस्तक है जॉर्ज डेल्स की। और जॉर्ज डेल्स जो है इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख करते हैं कि ये सारे जो अस्थिपंजर है वो एक ही काल से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और हड़प्पा सभ्यता के खोज की जो घोषणा है वो दुनिया के सामने किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी, जो तत्कालीन आपके महानिदेशक थे भारतीय पुरातात्विक विभाग के। 1924 में उन्होंने जो है दुनिया के सामने इस हड़प्पा सभ्यता, जो नवीन सभ्यता है, इसकी खोज की घोषणा की कि हमने एक नई सभ्यता जो है खोज ली थी। जब इन्होंने खोज की घोषणा कर दी थी तब एक विद्वान आया था एस.एन. राव। एस.एन. राव की किताब है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बाकी की जितनी भी पुस्तक आई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक है परीक्षा में आने लायक वो है, ये है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। किसकी पुस्तक है? विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एस.एन. राव। एस.एन. राव की ये बुक है। और एस.एन. राव का ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 साल पीछे छोड़ा। यह कथन जो है किसने कहा था? अपनी इस पुस्तक में कहा था एस.एन. राव ने। दोनों क्वेश्चनों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे जो है छपने वाले क्वेश्चन है ये। यानी ऐसा क्यों कहा कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 साल पीछे छोड़ा था? यानी जब मार्शल यहाँ पर महानिदेशक के पद पर आया था, यहाँ पर महानिदेशक बनकर, उस समय भारत का जो इतिहास है वो सिर्फ कहां तक? गंगा घाटी तक ही सीमित था। यानी 600 ईसा पूर्व से पहले जो है हमारा इतिहास नहीं था। जो वैदिक टाइम पीरियड है वो इतिहास था हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर फिर आगे का जो इतिहास है वो उससे पहले की सभ्यता खोज ली। यानी 1500 से भी 3000 साल पीछे जो है इसने हमारा इतिहास जो है पीछे छोड़ दिया। तो इसने मतलब ये कहा, तो भारत सिंधु घाटी सभ्यता मतलब अब वहां से स्टार्ट होने लग गया हमारा इतिहास। तो मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 साल जो है पीछे धकेल दिया, यानी पीछे छोड़ दिया। यानी इतिहास अब हमारा और भी प्राचीन हो गया। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम बोलते हैं, विश्व की किस सभ्यता के समकालीन थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये विश्व की एक सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता, उस सभ्यता के समकालीन थी। ये दोनों सभ्यताएं जो है साथ साथ में थी। भारत में कार्य करने वाले पेशेवर पुरातत्वविद कौन थे? तो जॉन मार्शल थे, जो अमेरिका के थे। यहाँ भारत में जो है पेशेवर पुरातत्वविद थे ये। किस पुरातत्वविद को दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने में जो है रुचियां थी या जिज्ञासा, दिलचस्पी थी? तो वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को जो है दैनिक जीवन की जो पद्धतियां होती है उनमें जानने में जो है इनकी बहुत सारी रुचि थी। एक पुस्तक है, ये इतना नहीं ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पुस्तक है आजादी के समय जो हमारे पुरातात्विक जो महानिदेशक थे वहीलर, आजादी के समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल वहीलर की पुस्तक है माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। वेदियां या अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और साथ ही लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य, यज्ञ हवन कुंड जो हम करते हैं। लिंग किसे कहा जाता है? तो लिंग पर ध्यान रखिएगा, उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा हम भगवान शिव के रूप में करते हैं। शिवलिंग आपने देखा होगा। समन, समन कौन होते हैं? वे महिलाएं और पुरुष। समन किसको कहते हैं? उन महिलाओं और पुरुषों को कहते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का जो है दावा करते हैं। जादुई शक्ति होती है इनके पास और इलाज करने की शक्ति भी होती है और दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का ये दावा करते हैं। कुछ मुहरें और लिंग के चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। मुहरें, ये जब हमने मुहरबंदी को पढ़ा था, मुहरों पर जो छाप लगाते हैं, किसी भी उस थैले का उदाहरण देखा होगा हमने, तो उस पर ये मिट्टी पर जो है इसकी छाप लगाते थे ऐसे ठप्पा, ताकि कोई भी थैले को खोले तो पता चल जाए कि हाँ इसके साथ छेड़छाड़ी की गई है। तो ये मुहरें होती थी ऐसे, सील जिसे हम बोलते हैं। कुछ और स्थान ऐड कर लीजिएगा मानचित्र में फर्स्ट चैप्टर के। भड़ोच हमने कल ऐड कर लिया था। सिसवल, ये हरियाणा में स्थित स्थल है सिसवल, इसका ध्यान रखिएगा सिसवल। और जोधपुरा की हमने कल बात की थी, जोधपुरा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का जो नया जिला बना था कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली तहसील में स्थित है तो उस जिले में आ गया है कोटपुतली बहरोड जिले में। तो ये राजस्थान स्थल, प्रमुख स्थल ध्यान रखिएगा। इसी में कुछ स्थल हैं या आपके जो उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र हैं, यानी विकसित हड़प्पा टाइम पीरियड के बाद की जो सभ्यता आई
बाद में जो कुछ हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। झुकर यानी कि ग्रामीण संस्कृतियों के अवशेष जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो चहुंदड़ो से प्राप्त हुए थे। झुकर लिखा हुआ है, यहाँ पर चहुंदड़ो स्थल है। चहुंदड़ो से जो है झुकर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। झुकर झुकर झांगर संस्कृति जिसको बोलते हैं, ये चहुंदड़ो के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, ग्रामीण संस्कृतियों के अवशेष। स्वात घाटी, स्वाधान एच जो है, यानी एच प्रकार का जो समाधान है, यानी कि जो कब्रगाह में जो मिला है आपके समाधान, शव जो मिला है, मृतक जो मिला है, एच प्रकार की यहाँ पर जो है आकृति का जो मिला है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? समाधान एच हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा जो स्थल है वहां से समाधान एच मिला है। ये उत्तरवर्ती सिसवल की जो प्रमुख बस्तियां थी, ये हरियाणा में स्थित है और रंगपुर गुजरात में है, 2nd BC की है, 2री शताब्दी ईस्वी की। समाधान एच जो है ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। झुकर झांगर संस्कृति के अवशेष चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद में पक्की मिट्टी की खिलौना की एक गाड़ी आपके चित्र दर्शाया गया है। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालती मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जिसके चारों ओर जानवरों के चित्र हैं। पुरातत्वविदों ने उसे क्या नाम दिया है? अभी हमने बात की थी, आद्य शिव की तस्वीर हमने देखी थी, ये आद्य शिव की ये तस्वीर, ये पालती मारकर बैठा ये योगी, एक जिसे पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, ये पालती मारकर जो योगी बैठा है, यहाँ पर इसके चारों ओर जो ये जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, बैल वगैरह, सांड और 2 हिरण नीचे यहाँ दर्शाए गए हैं। तो ये जो आद्य शिव की तस्वीर है, इसे आद्य शिव कहा गया है। ये पालती मारकर जो बैठा है विद्वान, ये एक योगी है जिसे क्या नाम दिया गया है? आद्य शिव, यानी प्राचीन शिव जी का आरंभिक जो रूप है इसे माना गया है। आद्य शिव या योगी की ये जो मूर्ति है ये कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। रुद्र नामक जो देवता है, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है रुद्र नामक देवता का। लेकिन ऋग्वेद में इस योगी या आद्य शिव के बारे में कोई जानकारी जो है नहीं मिलती है, लेकिन माना ऐसा ही जाता है कि भगवान शिव के प्रारंभिक रूप माने जाते हैं ये जो योगी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा सभ्यता में सत्ता और शासक का अस्तित्व है। राजनीतिक व्यवस्था, कुछ बड़े प्रश्नों की बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो सभ्य समाज है उसमें शासक वर्ग किस प्रकार का था? सत्ता यानी किसके हाथ में थी? वहां पर पॉलिटिकल पावर थी या नहीं थी? कौन जो है इस पूरे समुदाय का मतलब देख रेख का कार्य करता था? इस पर शासन कौन करता था? तो प्राचीन सत्ता की बात कर लेते हैं। हड़प्पाई समाज में जटिल निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के भी संकेत मिलते हैं। भाई कुछ जटिल निर्णय भी लिए गए हैं यहाँ पर, तो और उनको लागू भी किया गया है। तो ये कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता है, कोई शासक वर्ग ही रहा होगा। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में एक रूपता पाई जाती है, यानी किसी चीज में एक रूपता पाई जाती है, इसका मतलब है किसी का ऑर्डर है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। ये एक रूपता मृत भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों पर है, मोहरों पर है, बाटों पर है, ईंटों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। गुजरात से जम्मू कश्मीर तक पूरे क्षेत्र में ईंटें जो है समान अनुपात की थी, और ईंटा का अनुपात हमने भी देखा था 4:1 अलग अलग। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने, विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए मजदूरों को संगठित किया गया था। अलग अलग कारणों से बस्तियां जो है वो विशेष स्थान पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई। कहीं पर भी यदि बस्ती की आवश्यकता पड़ गई तो उस स्थान पर जो है अलग अलग कारणों से बस्तियां बसाई गई। ये भी किसी शासक के आदेश से हो सकता है। ये कार्य बिना किसी सत्ता के जो है संभव नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को जो संचालन है वो कोई सत्ता अवश्य कर रही होगी, यानी शासक वर्ग अवश्य रहा होगा। तो सत्ता का केंद्र क्या है, कौन सा था, और शासक का किस प्रकार अस्तित्व था, उसको देख लेते हैं। इसके संबंध में पुरातत्वविदों ने निम्न मत प्रकट किए हैं कि पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद यानी महल की संज्ञा दी। भाई जो मोहनजोदड़ो से एक विशाल जो भवन मिला है उसको क्या कहा है? एक महल की संज्ञा दी है, परंतु इससे संबंधी कोई अन्य वस्तुएं नहीं मिली है। पुरातत्वविदों ने खुदाई से प्राप्त एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा कहा है, यानी जो हमने मूर्ति देखी थी पुरोहित राजा की, उसको उस पत्थर की मूर्ति को क्या कहा है? पुरोहित राजा, यानी ये राजा है जो मतलब शासक रहा होगा, जो मतलब इस पूरी हड़प्पा सभ्यता का जो संचालन कर रहा होगा, वहां का नेतृत्व जो है वो कर रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविदों को मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं के बारे में जानकारी थी। इन पुरातत्वविदों को यह पता था कि मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा जो है वो शासक वर्ग होता था। तो ये यहाँ पर ऐसी सेम टू सेम मेसोपोटामिया जैसी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, तो इसका मतलब अंदाज यही लगाया इन्होंने कि ये जो पुरोहित राजा है ये शासक वर्ग जो है शासक रहा होगा। यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी और मूर्ति को पुरोहित राजा
का नाम दिया। यानी जो मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा थे वैसी सेम टू सेम जो मूर्ति है वो पुरोहित राजा सिंधु क्षेत्र में भी मिल गई, यानी मोहनजोदड़ो से मिल गई। तो इन्होंने भाई ये अंदाजा लगा दिया कि ये राजा जो था शायद धार्मिक कार्यों से जुड़ा था, परंतु हड़प्पा सभ्यता की इस धार्मिक प्रथा को अभी तक जो है ठीक ढंग से समझा नहीं जा सका है। न ही कोई सबूत मिलता है कि जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि जो लोग अनुष्ठान करते थे उनके पास राजनीतिक सत्ता होती थी। भाई ये पुरोहित राजा था तो ये अनुष्ठान वगैरह करता था, लेकिन ये हम अभी कह नहीं सकते, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि जो अनुष्ठान करते थे जो लोग उनके पास पॉलिटिकल पावर होती थी या नहीं होती थी, ये अभी हम कह नहीं सकते। कुछ पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक जो है वो नहीं थे, राजा जो है वो हड़प्पाई समाज में नहीं थे, तथा सभी की जो सामाजिक स्थिति थी सब जो है सामाजिक रूप से सब क्या थे, समान थे। कुछ पुरातत्वविद ऐसा भी कहते हैं। कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक नहीं बल्कि कई राजा थे, सबका अपना अपना मानना है। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने जो है अलग राजा होते थे। और कुछ विद्वान यह तर्क देते हैं कि हड़प्पा एक ही राज्य था, ये जो पूरी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता ये पूरा एक ही राज्य था। इसका कारण यह है कि जो वहां से हमें पूरा वस्तुएं मिली है उन सब में क्या थी, समानताएं थी। और नियोजित जो बस्तियां हैं, योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई बस्तियों के सबूत हमें मिलते हैं। ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात हम जो है हड़प्पा सभ्यता के पूरे स्थलों से मिलते हैं। और बस्तियों के कच्चे माल के प्रति स्रोतों के समीप स्थापित होने से जो है स्पष्ट है। जैसे बालाकोट और नागेश्वर जो है संख जैसे जो हमें कच्चा माल मिलता है उस संख के पास में ये बस्तियां बसेगी। इस प्रकार बस्तियां जो है वो कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोत पर जो है प्राप्ति स्रोतों के समीप जो है स्थापित होने से स्पष्ट है कि हड़प्पा एक ही राज्य था और वहां का एक ही शासक जो है रहा होगा। तो यही जो तर्क है हमें सबसे अच्छा लग रहा है, यही जो है एकदम इस पर सही बैठता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जो अंतिम तर्क है वही सबसे अधिक उचित जान पड़ता है, क्योंकि यह संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा एक साथ मिलकर ऐसी जटिल जो निर्णय है वो लिए जाते होंगे और उन्हें लागू किया जाता होगा। यानी कि कोई सब लोग साथ में मिलकर ये इतना सारा अच्छा जो निर्णय है वो नहीं ले सकते। कोई एक ही शासक होगा जो इन पर ये सारा जो निर्णय लेता होगा। भाई भाई ईंटें एक समान समान अनुपात की होगी और बस्तियां जो है वो एकदम योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाएगी, है ना। सभी जो पूरा वस्तुएं मिली उसमें समानता है, तो यही जो है हम अंदाजा लगाते हैं। ये जो अभी हम बात कर रहे थे जो पुरोहित राजा की हमें मोहर मिली है, ये है पुरोहित राजा। किस प्रकार ये शासक वर्ग, इसकी दाढ़ी की डिजाइन देखिए, इसके जो वस्त्र पहना हुआ है ये भी जो है राजशाही ठाट का लग रहा है एकदम। ये थोड़ी सी खंडित है, एकदम पूरी जो है सही ढंग से हमें नहीं मिली है। तो इस पुरोहित राजा को शासक वर्ग जो है हम मान सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत अब देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के जो कारण हैं वो किस प्रकार के हैं, पतन यानी विनाश के कारण। तो विकसित हड़प्पा स्थलों का त्याग, यानी कि जो विकसित शहर थे, जो हड़प्पा स्थल, जो प्रमुख हड़प्पा स्थल हैं वो शहर के रूप में जो विकसित थे, उनका लोगों ने क्या कर दिया, त्याग करना शुरू कर दिया था। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता का जो है वो पतन हो गया, यानी नगरीय सभ्यता का पतन हो गया। ऐसे में सबूत भी मिलते हैं कि 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान से लगा हुआ जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है और सिंध जैसे इलाके जो हैं चोलिस्तान, वहां पर अधिकतर जो विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। वहां पर क्या किया गया भाई, जो विकसित हड़प्पा स्थल थे उनको त्याग दिया गया था। और दूसरी ओर गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियां जो है वहां पर जनसंख्या जो है बढ़ने लगी थी। जैसे यहाँ पर मैप होगा एक, ये जो आरंभिक हड़प्पा स्थल है इसको हमने देख लिया था। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पर इसमें ज्यादा कुछ स्थल थे नहीं। ये जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है, विकसित हड़प्पा सभ्यता, ये जो यहाँ पर है विकसित हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर हम अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान, यहाँ पर जो ये राजस्थान का जो इलाका है यहाँ पर, इसके आसपास का जो लगा हुआ पाकिस्तान का सिंध, ये जो चोलिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ से जो है बस्तियां अब धीरे धीरे क्या हो गई, पतन की तरफ चली गई। और यहाँ से जो बस्तियां हैं अब जो इनका लोग जो हैं यहाँ से कहाँ जा रहे थे, इधर उत्तर प्रदेश की तरफ, आलमगीरपुर आपने स्थल नाम सुना होगा, और इधर नीचे जो है गुजरात की तरफ, दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ जो है लोग जा रहे थे। तो नई बस्तियां जो है कहां पर बसी जाने लगी, कुछ तो गुजरात में यानी कुछ एकदम नीचे दक्षिण की तरफ, और कुछ हरियाणा यानी थोड़े बहुत राजस्थान के उत्तरी भाग में, और फिर पश्चिमी तरफ जो है यानी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियां जो है बसने लगी और वहां पर जनसंख्या भी जो है बढ़ने लगी। तो इधर वाले लोगों ने यहाँ की बस्तियों को त्याग दिया और जो है उत्तर पश्चिम की तरफ जो है चलने लग गए।
उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जो है चलने लगे। वहां पर बस्तियां जो है नई उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है यानी पूर्वी तरफ, पूर्वी भाग में जो है वहां पर जाने लगे लोग। कौलिक पारंपरिक, कौलिक यानी पारंपरिक संस्कृति में परिवर्तन। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा काल के जो क्षेत्र हैं वो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे थे। उत्तर हड़प्पा काल के कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थानों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था। जैसे सभ्यता की जो विशिष्ट पुरावस्तुएं थी, बाट है, मोहरे हैं, मनके हैं, ये सारे समाप्त हो गए थे। तो जो पारंपरिक संस्कृति थी चली आ रही थी, सब में समानता होना, ये सब क्या हो गए भाई, धीरे धीरे समाप्त होने लगे। और लंबी दूरी का जो व्यापार पहले होता था और शिल्प विशेषज्ञता चहुंदड़ों में हमने देखी थी, वो पूरी तरह से शिल्प में संलग्न था, वह ये सारे समाप्त हो गए। और प्राय थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल जो है वो प्रयोग में लाया जाता होगा। आवास निर्माण की तकनीकों का अंत हो गया और बड़ी सार्वजनिक जो संरचनाएं थी उनका भी निर्माण बंद हो गया। और इस प्रकार पुरावस्तुओं और बस्तियों ने एक ग्रामीण जीवन शैली का रूप ले लिया, यानी नगरीय सभ्यता का धीरे धीरे जो अंत हो गया था। और इन्हीं को हम संस्कृतियों को बाद में क्या कहने लगे, उत्तर हड़प्पा यानी विकसित हड़प्पा के बाद का टाइम पीरियड या अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया, क्योंकि शहरों का पतन हो गया था और हजारों वर्षों बाद में जो है नए शहरों का विकास हुआ था। इसके मतलब इन शहरों, हड़प्पा शहरों के पतन के बाद में जो है ग्रामीण संस्कृति अस्तित्व में आई थी, जो आपके उत्तर हड़प्पा में हम देख सकते हैं। और परिवर्तन के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? सिंधु नदी के मार्ग बदलने या नदियों के सूख जाने, यानी रेगिस्तान का प्रसार हो गया भाई। नदियां सूख जाती है तो फिर रेगिस्तान, पूरा रेगिस्तान जैसा इलाका मरुस्थल हो जाता है पूरा। और जलवायु परिवर्तन से जो है अनेक बस्तियां उजड़ गई और हड़प्पा संस्कृति का जो है अंत हो गया। वनों की कटाई से वन नष्ट हो गए और भूमि में नमी की जो है कमी हो गई अत्यधिक बाढ़ के कारण, और भूमि का अत्यधिक उपयोग और शासकों का जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त हो गया। यानी एकीकृत जो शासन व्यवस्था थी, जिसको हम भी बोल रहे थे कि पुरोहित जो है एक हड़प्पा सभ्यता का शासक रहा होगा, तो वो एकीकृत जो शासन व्यवस्था है वो खत्म हो गई थी, एकीकृत व्यवस्था। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की, खोज की कहानी अब शुरुआत से जो है वापस से स्टार्ट। कनिंघम का भ्रम। सबसे पहले कनिंघम जो आपके भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो पहले महानिदेशक थे, कनिंघम हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाना। कनिंघम जो है हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया था शुरुआत से वापस। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो है पहले डायरेक्टर जनरल थे। ध्यान रखिएगा, उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खुदाई जो है वो प्रारंभ की थी। उस समय खोजों के लिए साहित्य तथा अभिलेखों अर्थात लिखित स्रोतों का उपयोग जो है करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से किसी प्रकार की लिपि जो है वो लिपि मिली है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कनिंघम की जो रुचि थी वो किसमें थी कि भारत का जो आरंभिक इतिहास है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है और उसके बाद के इतिहास में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने जो है 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों के जो है वर्णन का प्रयोग किया। यानी उसे लगा कि वहां पर जो भी उसे मोहर वगैरह मिली थी हड़प्पा में, जब उसने खुदाई प्रारंभ की थी तब उसे जो मोहर मिली थी उसने उसका जो प्रयोग है वो किस इतिहास के लिए किया कि 4वीं से 7वीं शताब्दी से पुराना तो भारत का इतिहास हो नहीं सकता। तो वहां पर जो चीनी बौद्ध यात्री आए थे उनके यात्रियों का जो वर्णन है, वृत्तांत है, उनसे इसका जो है मिलान किया। उस लिपि में उस मोहर पर जो लिखा था उससे मिलान किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेख जो मिले थे उन्हें सर्वेक्षण के दौरान उनका संग्रहण किया, प्रलेखन किया, वापस लिखा और अनुवाद भी करना उसने जो शुरू किया था। खुदाई के समय वह ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उसके विचार से सांस्कृतिक महत्व की होती थी। यानी सांस्कृतिक महत्व की जितनी भी चीजें थी उसमें जो है उसको खोजने का यह प्रयास करता था। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल कनिंघम के खोज कार्य के ढांचे में सही नहीं बैठता था। यानी हड़प्पा की जब इसने खोज की थी, हड़प्पा से जो भी इसे जो है पूरा वस्तु मिली थी तो वो उसके मतलब सही नहीं बैठती थी। क्यों? क्योंकि इसने भारत का इतिहास इसने कब मान रखा था कि 600 ईसा पूर्व से पुराना जो है भारत का इतिहास नहीं हो सकता था। और बाकी इसने चीनी जो यात्री आए थे, बौद्ध यात्री, उनके यात्रियों का कार्यक्रम भी देखा था भाई, उनसे ये मेल नहीं खाते थे। सारे के सारे जो स्थल हैं, स्थल से मिली पूरा वस्तुएं जो है इन चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों से मेल भी नहीं खाती थी, क्योंकि यह न तो चीनी यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा था। भाई हड़प्पा में जो पूरा वस्तुएं मिली थी वो यहाँ पर चीनी यात्रियों ने भी नहीं देखी थी ऐसी, और न ही यह एक आरंभिक ऐतिहासिक नगर था। हालांकि 19वीं शताब्दी में हड़प्पाई जो पूरा वस्तु है कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ कनिंघम तक पहुंचती भी थी। फिर वह समझ नहीं पाया कि ये जो वस्तुएं हैं ये कितनी प्राचीन हैं। वो तो यही सोचता था कि भारत का इतिहास जो है ज्यादा पुराना नहीं है, वो 600 ईसा पूर्व ही लेकर बैठा था, इससे पुराना भारत का इतिहास जो है नहीं हो सकता।
उदाहरण के लिए एक अंग्रेज ने जो है कनिंघम को एक हड़प्पी मोहर दी थी। उन्होंने इस मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड से जोड़ने का प्रयास किया जिससे वे परिचित नहीं थे। यानी कि इसने सोचा ही नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी हो सकती है। उसने सिर्फ जो है गंगा नदी घाटी जो क्षेत्र है वहीं से भारत का जो इतिहास माना था कि यहीं से भारत का इतिहास शुरू हुआ था। तो उसने जो है गंगा घाटी क्षेत्र वाले इलाके से जो है इस उस इतिहास से जोड़ा इसको कि ये उस समय की जो है मोहर होगी। लेकिन ये जो मोहर थी उसे पता नहीं था, ये बहुत ही प्राचीन मोहर है, आज से 5000 6000 साल पहले की मोहर है, उसे ये पता नहीं था। इसलिए ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत से लोगों की तरह ही उसका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है वो गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही जो है हुआ था। यानी भारत का इतिहास उसे लगा कि मगध जैसे जो पावरफुल जो राज्य हुए हैं वहीं से जो है शुरुआत हुआ है भारत के इतिहास का। अपनी इसी धारणा के कारण जो है वह हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया और हड़प्पा का काल जो है उनके द्वारा निर्धारित भारतीय इतिहास के आरंभिक काल से काफी पीछे था। हड़प्पा से जो एक मोहर इसको मिली थी, अंग्रेज ने जो दी थी या इसे खुद जो मिली थी, उसका इसने खुद जो है इसका चित्र बनाया था, अपने हाथ से जो है उसका चित्र बनाया था। ये कनिंघम द्वारा हड़प्पा से पहली ज्ञात मुहूर का बनाया गया रेखा चित्र जो है कनिंघम ने खुद ने बनाया था। ये रेखा चित्र हड़प्पा सभ्यता की खोज, विभिन्न पुरातत्वविदों का योगदान, जितने भी पुरातत्वविद थे उन सबका योगदान है हड़प्पा सभ्यता की खोज में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में कुछ मोहरें खोज निकाली और ये मोहरें निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक जो है प्राचीन थी। अब इनके महत्व को जो है धीरे धीरे समझा जाने लगा। 1922 में राकलदास बनर्जी को भी मोहनजोदड़ो से मोहरें खोज निकाली इसने भी, जो हड़प्पा से मिली मोहरों के लगभग समान थी, दोनों स्थलों से लगभग समान थी। तो इससे अनुमान लगाया गया था कि ये दोनों पुरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे, यानी दोनों से जो है समान पुरावस्तुएं मिल रही है। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने विश्व के सामने जो है एक नई सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की जो है घोषणा की थी 1924 में। ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन में भी हमने देख लिया था। और पुरातत्वविद एस.एन. राव इस नई सभ्यता की खोज के लिए द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे 3000 वर्ष जो है पीछे छोड़ा। यह भी ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरा स्थलों में हुई खुदाई से हड़प्पा से प्राप्त मोहरें जैसी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली बल्कि यह भी पता चला कि यह सभ्यता जो है किसके समकालीन थी, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल जो है वास्तव में ही भारतीय पुरातत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर जो है पुरातत्वविद थे। इससे पहले इन जॉन मार्शल भाई साहब ने ये कहां पर कार्य कर रहे थे, यूनान और क्रीट देशों में जो है इनके कार्यों का वहां पर अनुभव था, पुरातत्वविद थे वहां पर। और कनिंघम की तरह उन्हें भी जो है आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें जो है दैनिक जीवन की पत्तियों को जानने में ज्यादा रुचि थी। किसकी? जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल के उत्खनन कार्य में एक बहुत बड़ी त्रुटि भी थी। वह यह थी कि पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण, एक समान मात्रा वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ जो है खुदाई करने का प्रयास करते थे। जॉन मार्शल के उत्खनन कार्य में एक त्रुटि थी। जॉन मार्शल जो है वो किस प्रकार उत्खनन करते थे, ये आपके एक सामने चित्र दिखाई दे रहा है एक टीले का। ये एक ऐसा टीला है जिस पर ये लेयर बनी हुई है, यानी कि कोई भी धोरा होता है तो धोरे पर लेयर जो बनती है, यानी इस पर जब आंधी वगैरह आती है तो ऐसे ऐसे मतलब और इस पर क्या आ जाती है, धूड़ आ जाती है, इधर से धूड़ इधर से ऐसे। इस प्रकार टीला जो है किस प्रकार हो जाता है, इस प्रकार टीला ऐसे बढ़ता है। और जॉन मार्शल भाई साहब इसकी खुदाई कैसे करते थे, यानी लेयर ऐसे बनती है इस पर, यानी कोई भी ज्यादा धूड़ आती है तो ऐसे रेत जो इस पर जमती है इस प्रकार जमती है। और इन्होंने जो खुदाई की थी वो किस प्रकार की थी, ऐसे। अब ये खुदाई कर रहे हैं ऐसे, तो एक ही स्तर की खुदाई ऐसे नहीं होती है। ऐसे खुदाई करने से क्या होता है, ये देखो ये जो स्तर विन्यास, ये जो लहरें बनी हुई है ना, ये तो इन्होंने खुदाई की इस प्रकार। अब इस प्रकार खुदाई की तो क्या हुआ कि यहां जो नीचे मान लो ये लेयर है आपके 1000 ईस्वी की, ये 2000 ईस्वी की, इस प्रकार की लेयर है। तब इन्होंने इस प्रकार खुदाई की तो एक ही जो खुदाई है वो क्या दो कालखंडों में जो है एक साथ हो गई थी।
यानी कि ये खुदाई की तो ये देखिए, ये पहले स्तर की खुदाई, ये पहले स्तर की खुदाई की इस यहां पर, तो क्या हुआ देखिए, अब इधर भी खुदाई हो गई, इधर भी खुदाई हो गई, इधर भी खुदाई हो गई, यानी ये ऊपर वाली पूरी खुदाई कर ली। तो इसमें इस सभ्यता, यानी ये जो पहली लेयर थी, ये दूसरी लेयर थी, तीसरी लेयर थी, इन तीनों लेयरों की खुदाई क्या कर दी इन्होंने, एक साथ ही कर दी। तो इनका खुदाई का जो तरीका था वो, इनमें ये त्रुटि थी कि जो भी खुदाई करते थे उसमें क्या होता था भाई, सभी जो तीन लेयर है तीनों लेयरों की क्या करते थे भाई, साथ में खुदाई कर लेते थे, और तीनों के साथ में अवशेष मिल जाते थे, तो वो एक कालखंड से संबंधित नहीं होते थे अवशेष, यानी पुराने अवशेष इसमें दब गए, फिर उससे कम पुराने इसमें दब गए, और सबसे नए वाले जो अवशेष हैं वो इस लेयर में दब गए। तो इन्होंने साथ में ही खुदाई कर ली पूरी, तो तीनों तीनों जो लेयर हैं तीनों से ही जो है सब कुछ इसको हासिल हो गया, यानी तीनों से ही जो है इन्होंने क्या कर दिया भाई, तीनों सभ्यताओं से जो पुरावस्तु मिली मिली है ना, उन सबको मिक्सअप कर दिया। तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी जॉन मार्शल की, ये इनको जो है नहीं करना चाहिए था। पूरे टीले में क्या करते थे, समान परिमाण, एक समान मात्रा, यानी कि एक समान मात्रा में ही खो देते थे सब, तो सारी लेयर साथ में ही आ जाती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग स्रोतों से संबंधित होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों से प्राप्त हो सकने वाली बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं, बहुमूल्य जो जानकारी वो सदा के लिए लुप्त हो जाती थी, एक साथ ही खो देते थे, ऊपर ऊपर कुछ अच्छा मिलने वाला था वो भी नहीं मिलता था। नई तकनीकें और 20वीं शताब्दी में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए व्हीलर द्वारा जॉन मॉर्शल की त्रुटि को दूर करना। व्हीलर जो 1947 में आजादी के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो जनरल डायरेक्टर जनरल बने थे, महानिदेशक बने थे, उन्होंने मार्शल की त्रुटि को किस प्रकार दूर किया, तो इन्होंने जॉन मार्शल के उत्खनन कार्य में की गई त्रुटि को सही किया। व्हीलर ने बताया कि 37 तरीके से, यानी एकदम 37 आप समझते हो हॉरिजेंटल, जब आपका जो फोन है हॉरिजेंटल में है, जब खड़ा होता है तो पोर्ट्रेट, तो 37 तरीके से खुदाई करने की बजाय टीले के स्तर विन्यास के आधार पर जो है खुदाई करनी चाहिए। यानी कि ये जो लेयर है, इस प्रकार जो टीला बनता है, इस प्रकार टीला जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो आपने इस प्रकार खुदाई की तो 4 सालों की खुदाई क्या हो गई, 4 लेयर्स की खुदाई एक साथ हो गई। तो ये खुदाई करने की बजाय आपको स्तर विन्यास, ये ध्यान रखिएगा, व्हीलर ने कौन सा तरीका बताया था, स्तर विन्यास के आधार पर खुदाई करनी चाहिए, यानी खुदाई इसी प्रकार से करनी चाहिए, इस लेयर को पहले इसकी खुदाई करो धीरे धीरे ऐसे, उसके बाद में ऐसे खुदाई करो, और जॉन मॉर्शल भाई साहब तो सीधे ऐसे ही खुदाई करते थे। इसके साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता को भी शामिल किया था। इससे पहले जो व्हीलर थे वो सेना में थे ब्रिगेडियर के पद पर। भारतीय पुरास्थलों को चिन्हित करना। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से नाम मात्र या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के बाद अब इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, जब देश आजाद हो गया तो प्रमुख स्थल जो है पाकिस्तान में चले गए थे। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, ये सारे पहले भारत में आते थे लेकिन बाद में पाकिस्तान में चले गए। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया कि भारत में और कौन कौन से स्थल खोजे जा सकते हैं आजादी के बाद, तो उनको चिन्हित किया गया। तो पंजाब, हरियाणा, कच्छ कहां पर है, गुजरात, मानचित्र में भी ध्यान रखिएगा। मैं खुदाई की तो वहां पर जो है अनेक पुरास्थलों की जानकारी मिली। कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, धौलावीरा आदि हड़प्पा स्थल प्रकाश में है और नई खोजें अब भी जो है जारी है। 20वीं सदी के दशकों में नए प्रश्नों का जो है महत्वपूर्ण होना। कुछ पुरातत्वविद सांस्कृतिक महत्व को जानने का प्रयास करते हैं, वहीं अन्य पुरातत्वविद जो हैं विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं की संभावित उपयोगिताओं को भी जानने का प्रयास करते हैं, यानी जो वस्तुएं वहां पर मिली हैं उसकी क्या उपयोगिता रही होगी। तो 20वीं शताब्दी के जो पुरातत्वविद थे वो ये जानने का प्रयास करते थे भाई इसकी क्या उपयोगिता होगी और भौगोलिक स्थिति के पीछे क्या कारण रहे होंगे, इन सब को देखते थे। 1980 के दशक से हड़प्पाई सभ्यता में अंतरराष्ट्रीय स्तर यानी विश्व लेवल पर भी जो है क्या हो गया भाई, रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी कि हड़प्पा से ऐसे स्थल मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी पुरावस्तु मिल रही है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के यानी भारतीय उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ जो है साथ साथ में काम कर रहे थे, यानी दुनिया के भी यहाँ पर पुरातत्वविद सभी आए हुए थे, भारत के भी कुछ पुरातत्वविद थे, सब जो है यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्य कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। ये आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते थे। यहाँ के जो पुरातत्वविद थे ये नई नई जो टेक्निक है इनका प्रयोग करते थे।
जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने के लिए सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध सबूत के हर सूक्ष्म टुकड़े का ये जो है विश्लेषण करते थे। ये अन्वेषण जो है भविष्य में भी रोचक परिणाम की आशा दिलाते हैं, भविष्य में भी जो है इससे अच्छे परिणाम आ सकते हैं। फिर इससे एक बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अतीत का पुनर्निर्माण देख लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी बन जाए इससे। खोजों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार किया गया, पुनर्निर्माण जो है हम इतिहास का किस प्रकार करते हैं। हड़प्पा लिपि से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने में कोई सहायता जो है नहीं मिलती है, कोई सहायता नहीं मिलती है। वास्तव में पुरातत्वविद भौतिक साक्ष्य की सहायता से हड़प्पा सभ्यता को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करते हैं। यह पूरा वस्तुएं मृदभांड, ईंटें, मनके, पत्थर, धातु, औजार और आभूषण, घरेलू सामान हो सकते हैं और भौतिक वस्तुएं मिल सकती है, लेकिन जो ये कपड़ा है, चमड़ा है, लकड़ी है, सरकंडे आदि जो जैविक वस्तुएं हैं ये नहीं मिल सकती, ये सड़ गल गई होगी, क्योंकि आज से इतने हजार साल पुरानी बातें हैं ये। तो ये सारी चीजें जो जैविक वस्तुएं हैं ये सड़ गल गई होगी और भौतिक वस्तुएं जो है ये यहाँ पर प्राप्त होती है। अतीत के पुनर्निर्माण का जो आरंभिक चरण है ये पुरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति होता है, यानी इन पुरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति से ही हम जो है अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद पुरातत्वविद जो है अपनी खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, तो खोजने के वर्गीकरण के दो आधार हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य आधार प्रयुक्त पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थियां, हाथीदांत आदि के संबंध से होता है, पहला वर्गीकरण। और दूसरा जो खोजने का वर्गीकरण है वो जटिल है, वो है वस्तुओं की उपयोगिता किस प्रकार की रही होगी, उस उपयोगिता के आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों को यह निश्चित करना पड़ता है कि कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों, अथवा धार्मिक प्रयोग की कोई वस्तु है, तो ये इस प्रकार जटिल वर्गीकरण भी किया जाता है। पुरा वस्तुओं की उपयोगिता को समझना, किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता को प्राय आधुनिक समय में प्रयुक्त पुरा वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर समझा जाता है। मन के, चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र जो है इसके स्पष्ट उदाहरण है। पुरातत्वविद किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ में भी करते हैं जिसमें वह मिलती है। उदाहरण के लिए क्या वह वस्तु घर में मिली थी, यह भी पता लग, घर में मिली है तो वो उसका क्या उपयोग रहा होगा, नाले में मिली है तो उस फिर क्या कब्र में या फिर पट्टी में मिली थी, सबका जो है अन्वेषण करते थे। अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सहारा लेना, कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता था। जैसे कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े तो मिले हैं, लेकिन पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे मूर्तियों में चित्रण पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वहां पर कोई सीधी ड्रेस वगैरह नहीं मिली है, यानी एक तो चित्र, कोई मूर्ति मिल गई है तो मूर्ति पर कोई ड्रेस दिखाई गई है तो वो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई कपड़े यहाँ पर जो है पहनते होंगे। और कपास के टुकड़े भी मिले हैं तो इससे मतलब कपास एकदम, वस्त्र तो मिलेंगे नहीं क्योंकि वस्त्र जो जैविक वस्तु है वो तो सड़ गल गई होगी, सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही हमें मिली है। तो इन चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के आधार पर हम क्या कहते हैं कि उसमें जो है पहनावा हो सकता है, भाई लोग कपड़े पहनते होंगे। संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना, पुरातत्वविदों को पुरा वस्तुओं के संदर्भ को भी समझना पड़ता है। उदाहरण के लिए पहले प्राप्त हड़प्पई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। यानी पहले तो कनिंघम ने ये सोचा ही नहीं था कि ये इतनी पुरानी हो सकती है मोहर, है ना, उन्होंने सिर्फ 600 ईसा पूर्व तक ही माना था भारत का इतिहास, तो संदर्भ नहीं मिला कि ये कब कितनी पुरानी हो सकती है मोहर, तब तक जो है हम इसको नहीं समझ सकते। मेसोपोटामिया में हुई खुदाई से हड़प्पा जैसी मोहर मिली तो पता चला कि ये वही हमारी जो सभ्यता है ये लगभग मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है, इतनी पुरानी हो सकती है। अतीत के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं क्या क्या थी, तो धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण, प्रमुख समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याओं में सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के समय सामने आती हैं और आरंभिक इतिहासकारों को लगता है कि कुछ असामान्य और अपरिचित वस्तुएं धार्मिक महत्व की होती होगी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी की मिट्टी की मूर्तियां शामिल हैं, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत श्रृंगार थे और इन्हें जो है मातृदेवियों की उपाधि दी गई थी, मातृदेवी की उपाधि दी गई थी, जिनकी जो है पूजा करते होंगे लोग। दुर्लभ पत्थर से बनी पुरुषों की मूर्तियों को भी इसी वर्ग में रखा गया है, जिनमें उन्हें एक विशिष्ट मुद्रा में हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया है। पुरोहित राजा की मूर्ति भी इसी प्रकार की मूर्ति है। योगी की मूर्ति हमने देखी पशुपतिनाथ की, और पुरोहित राजा की मूर्ति भी इसी प्रकार की मूर्ति है, जिनकी लोगों में जो है लोगों की इनमें क्या होती थी, आस्था होती थी
यानी ये मतलब धार्मिक विश्वास दिखा रहे हैं, तो यानी ईश्वर का रूप इन्हें बता रहे हैं। तो पुरोहित राजा और वो योगी की मूर्ति। अनुष्ठानिक महत्व की संरचनाएं, कुछ अन्य मामलों में संरचनाओं को अधिक अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है, यानी यज्ञ अनुष्ठान भी होते होंगे। इसमें विशाल स्नानागार और कालीबंगा और लोथल से मिली जो अग्निकुंड है, वेदियां हैं, वो शामिल हैं। इनका महत्व जो है अनुष्ठानिक महत्व का रहा होगा। विशाल स्नानागार में भी हमने देखा था कि वहां पर जो है कोई विशेष अवसर पर जो है यहाँ पर स्नान किया जाता होगा। कुछ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य भी बने हुए हैं। इसके परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का जो है प्रयास किया गया है। वृक्षों की पूजा, कुछ मोहरों पर पेड़ पौधों के चित्र हैं, तो भाई प्रकृति की पूजा करते होंगे। और कुछ जानवर जैसे कि सिंह, एक सिंह वाला जो जानवर है यानी एक श्रृंगी बैल का हमने जो चित्र देखा था, उसकी भी पूजा करते होंगे, आज भी करते हैं। शिव और लिंग की पूजा, कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे विपालती मारकर जो है योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। कभी कभी उसे जानवरों से जो है घेरा दिखाया गया है। उसे प्राचीनतम शिव यानी आद्य शिव माना गया है, जो हिंदू कार्य के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप है। इसके अलावा पत्थर की शंकुनुमा वस्तुओं को लिंग के रूप में जो है माना गया है, जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती थी। आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानता के आधार पर हड़प्पाई धर्म का पुनर्निर्माण। आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानता के आधार पर हड़प्पाई धर्म का जो है पुनर्निर्माण किया गया है, क्योंकि अधिकांश इतिहासकार ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी वर्तमान से अतीत की ओर। यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में तो उचित हो सकती है, लेकिन धार्मिक विश्वास के मामले में उचित नहीं जान पड़ती है। उदाहरण के लिए आद्य शिव की मोहरों को ही ले लेते हैं। सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है ऋग्वेद को लिखा गया था, में एक देवता का यानी ईश्वर का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है रुद्र। रुद्र का नाम मिलता है ऋग्वेद में। यह नाम बाद की पौराणिक परंपराओं में जो है शिव के लिए प्रयोग किया गया, यानी रुद्र हम किसको बोलते हैं आज, शिव जी को बोलते हैं। परंतु शिव के विपरीत ऋग्वेद में रुद्र का वर्णन न तो पशुपति यानी जो हड़प्पा सभ्यता से हमें मोहर मिली है पशुपति के रूप में है, और न ही जो योगी मिला है, योगी की मूर्ति हमें मिली है हड़प्पा सभ्यता से, उसके रूप में। यानी शिव जी को ये सिर्फ अनुमान के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन ऋग्वेद में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से भी मेल नहीं खाता है। जिस प्रकार रुद्र का विवरण किया है ऋग्वेद में, उससे जो है इनका मेल नहीं खाता है। किसका, योगी का और पशुपति का। कुछ लोग इसे समन यानी जादू से इलाज करने वाले पुरुष और महिला, तांत्रिक जिसे बोल सकते हैं, से जोड़ने का भी जो है सुझाव देते हैं कि ये जो है जो तांत्रिक की मोहर हो सकती है, जो पशुपतिनाथ की मोहर है, जो पालती मार कर बैठा योगी है, उसको जो है समन मान सकते हैं, तांत्रिक की ये मोहर हो सकती है। इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर के कुछ बड़े प्रश्न आपके सामने उपस्थित थे, विशेष रूप से अध्ययन कर लीजिएगा और छोटे प्रश्नों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।